शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के इस क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं। भावों में हम लोग षष्ठम भाव तक पढ़ चुके हैं, राशियों में हमने तुला राशि तक विस्तारित अध्ययन कर लिया है और नक्षत्रों में हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इन सभी विषयों के जो वीडियो हैं, जो पाठ हैं, वह आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि इन सभी वीडियोस को आप क्रम से देखें ताकि ज्ञान की सामंजस्यता बनी रहे। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि जानकारी में गहराई है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आप शेयर करें अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के पास, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान का अनुभव कर सकें और इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। यदि आपके पास में ज्योतिष का ज्ञान है तो यकीन जानिए आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिषी हैं तो जो ज्ञान मैं उपलब्ध करा रहा हूं वह विभिन्न शास्त्रों से, शास्त्रकारों से और विभिन्न लोगों से उपलब्ध कराया गया ज्ञान है, जिसे हमने एक सूत्र में बांधकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हुआ है। और यदि आपको जानकारी से संबंधित कोई भी संशय होता है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी संशय जो है वह हमारे सामने रख सकते हैं या अपना प्रश्न जो है वह हमारे सामने रख सकते हैं। आपके संशय का, आपके प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तभी हम यहाँ पर आपसे किसी प्रकार के शुल्क की बात करेंगे, वह भी निर्धारित है, अन्यथा किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। आज हम भावों को आगे बढ़ाते हुए, भावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सप्तम भाव को ले रहे हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 68 यानी कि 68 और भाव परिचय 8। आज हम सप्तम भाव को पढ़ेंगे। सप्तम भाव जिसे हम जाया भाव के नाम से जानते हैं, कलत्र भाव के नाम से जानते हैं, विवाह के भाव के नाम से जानते हैं, तो यह सप्तम भाव होता है। जब इसके विस्तारीकरण की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक यह भाव विस्तारित होता है। और जब हम पत्रिका की बात करते हैं तो पत्रिका में यह भाव इस प्रकार से दिखाया जाता है और यह सप्तम भाव कहलाता है। और याद रखिए, सप्तम भाव हमेशा यहीं रहेगा। पत्रिका का खाका आपके सामने है, सप्तम भाव यहीं रहेगा, चाहे नंबर इसमें कोई भी लिखा हो। मुझे विश्वास है कि पिछले वीडियोस को देखते देखते जिन लोगों को जानकारी नहीं भी थी उन्हें भी जानकारी हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी यदि आपका यह पहला वीडियो है तो यह जान लीजिए कि सप्तम भाव हमेशा यही रहता है। यदि यहां पर मकर राशि है यानी 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर कर्क राशि आएगी और सप्तम भाव यही रहेगा। और इसका स्वामी, जैसे कर्क आती है तो इसका स्वामी चंद्र रहेगा, तो वह सप्तमेश कहलाएगा। और यदि इसमें यहां पर हम कहें वृश्चिक राशि है यानी कि 8 नंबर लिखा हुआ है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, तो यहां पर वृषभ राशि आएगी और यहां का स्वामी शुक्र होगा, तो सप्तमेश आपका शुक्र कहलाएगा। और इस सप्तम भाव का जो कारक होता है, स्थिर कारक होता है, वह शुक्र होता है। क्योंकि जब हम
सप्तम भाव की बात करते हैं तो यहां से भोग विलास की बात होती है, यहां से आनंद की बात होती है। और शुक्र यहां पर स्थिर कारक होके भोग विलास, आनंद, जीवन साथी, इन सभी चीजों का निर्णय करने वाला होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहां पर तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। उस दृष्टि से भी देखा जाए तो यहां हम किसी भी भाव को फलित करते समय उसके कारक के साथ साथ जो काल पुरुष की कुंडली में उस भाव का स्वामी बनता है उसकी स्थिति को भी अवश्य देखेंगे। जब हम इसके कारकत्वों की बात करते हैं कि हम सप्तम भाव से किन किन बातों का ज्ञान ले सकते हैं, किन किन बातों के ऊपर बात कर सकते हैं, जातक के जीवन में कौन से पहलू हैं जो सप्तम भाव से जुड़े होते हैं, तो सप्तम भाव से जो पहलू जुड़े होते हैं उसमें सबसे पहला तो होता है विवाह। जैसा कि जाया, कलत्र तो जीवन साथी की बात होती है, पति या पत्नी की बात होती है। भोग विलास की बात सप्तम भाव से होती है। और यदि हम व्यापार में किसी प्रकार की साझेदारी की बात करते हैं तो वह भी सप्तम भाव से देखी जाती है, क्योंकि दशम से दशम जब भावक भावम के नियम के अनुसार समझते हैं तो कर्म का कर्म स्थान है, तो यहां हम व्यापार की बात करते हैं। तो व्यापार की बात के साथ साथ यहां से हम पार्टनर की बात करते हैं, साझेदार की बात करते हैं। और इसके अलावा हम लंबी यात्राओं की बात यहीं से करते हैं, विदेश यात्राओं की बात यहां से करते हैं। यहां से हम मैथुन की बात करते हैं। मैथुन से संबंधित जो भी हमारे क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, समस्याएं हैं, उन सब की बात भी सप्तम भाव से ही देखी जाती है। यहां हम यौन आनंद की बात करते हैं और यौन आनंद से संबंधित जितनी भी गुप्त बातें हैं वह सभी सप्तम भाव से ही पढ़ी जाती हैं। भोग विलास की हमने बात कर ली। सप्तम भाव से हम व्यभिचार को देखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत जीवन में वह जो व्यभिचार करता है, तो हम मैथुन संबंधी बातों को करेंगे। यानी हम सेक्स की बात कर सकते हैं कि सेक्स के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए जो गलत कार्य होते हैं वह हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब यहां से दान की बात होती है, क्योंकि यह भाग्य भाव का 11वां भाव है, तो भाग्य का लाभ दान से प्राप्त होता है। तो यहां से हम दान की बात करते हैं। यहां से हम विजय की बात करते हैं, क्योंकि शत्रु का धन यानी कि शत्रु के ऊपर विजय, तो यहां से प्रतिद्वंदी की बात करते हैं। जैसे हम साझेदार की बात करते हैं, इसी प्रकार हमारे प्रतिद्वंदियों की बात भी यहीं की जाती है। कोई प्रतियोगिता है या हम चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रतिद्वंदी को हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव से हम कानूनी बंधनों को देखते हैं, यानी यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है, आप किसी जेल यात्रा की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव से देखते हैं, क्योंकि जेल यात्रा की बात हम 12वें भाव से करते हैं और 12वें का यह अष्टम भाव, तो यहां से हम 12वें के भी आगे जेल की बात कर सकते हैं। कानूनी बंधनों की बात करते हैं तो जैसे कि विवाह होते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज होती हैं, प्रेम विवाह होते हैं, तो वह भी कानूनी रूप से किए जाते हैं, तो कानूनी बंधन ही होती है वह भी, तो यहां कानूनी बंधनों की बात हो सकती है। यहां से हम पौष्टिक भोजन की बात करते हैं। पौष्टिक भोजन की बात यहां से क्यों की जाती है? हम षष्टम भाव से भी भोजन की बात करते हैं, तो सप्तम से हम भोजन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यह लग्न यानी कि व्यक्ति का यानी कि जातक का भोग है, यह शरीर है और यह उसका भोग है। जब हम भोग की बात करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा यह कई बार भोजन पर डिपेंड करता है, तो यहां से हम पौष्टिक भोजन की बात करते हैं। और इसी भाव को हम मारक भी कहते हैं। मारक होने का इसका क्या कारण है? अष्टम का द्वादश भाव है ये, तो अष्टम का द्वादश यानी कि आयु का व्यय, तो यहां से हम मारक की बात करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो मृत्यु की बात होती है तो हम सप्तम भाव से उसका कैलकुलेशन भी करते हैं। यहां से हम मानसिक विकृति की बात करते हैं, यानी कि ओवर सेक्सुअलिटी की बात कर सकते हैं, या फिर हम सेक्स में जो इंसान के अंदर ठंडापन होता है उसकी बात कर सकते हैं, सेक्स में बहुत अत्यधिक जो विकृति होती है उसकी बात कर सकते हैं, वासना की बात कर सकते हैं। और यहीं से हम द्विविवाह, बहुविवाह,
यानी कि जातक के जीवन में विवाहों की संख्या हम यहीं से निर्धारित करते हैं। हाँ, अब उसके लिए हम योग देखते हैं, किस प्रकार के योग कुंडली में बनते हैं। तो यह तो आम बातें हुई। अब हम इसकी अगर विशेष रूप से चर्चा करें तो इस भाव को विवाह के लिए सबसे पहले देखा जाता है। तो हमारे सामने कई बार प्रश्न आता है कि विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह सुख है या नहीं, क्योंकि कई जातक ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है और उनके समक्ष यह प्रश्न हमेशा एक पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। तो उसे देखने के लिए हम सबसे पहले सप्तमेश को देखेंगे। सप्तमेश यदि स्वभावस्थ हो, यानी यहां हो या अपने ही किसी दूसरे भाव में हो, यानी कि अगर हम बात करें कि यहां का स्वामी मान लिए शुक्र है और शुक्र अपने ही दूसरे भाव में, यदि यहां वृषभ राशि है तो उसका दूसरा भाव तुला का होगा, तो अपने ही दूसरे भाव में तुला में बैठा हो। अब तुला तो व्यय भाव में आएगी, कोई बात नहीं है, उसकी बात भी करते हैं। अपने ही दूसरे भाव में यदि चला जाता है या यहीं पर बैठा हो या उच्च राशिस्थ हो। उच्च राशिस्थ होने का मतलब है उच्च राशि उसकी यहां होगी, मीन राशि, वो यहां बैठा हो। अगर उच्च राशिस्थ हो या सप्तम में ही हो, यानी स्वभावस्थ ही हो, तो व्यक्ति को जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सप्तमेश व्यय भाव में चला गया तो जातक का जीवन साथी रुग्ण होना चाहिए, रोगी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्री कहते हैं। 6, 8, 12 में यदि सप्तमेश चला जाए तो जातक के पति या पत्नी को रोगी कहा जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां वह स्वयं के घर में गया है और शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, यदि सप्तमेश 6, 8, 12 में जाता हो, लेकिन यदि वहां पर उसका स्वयं का घर हो या उच्च राशि का घर हो, तो उस जातक के जीवन में जीवन साथी के रोग की बात नहीं होगी। और यहां से हम व्यय भाव में जाते हैं तो हम तलाक की बात भी करते हैं, मतभेदों की बात भी करते हैं। मतभेद कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सप्तम भाव के स्वामी की, तो स्वामी यदि अपने ही किसी राशि में गया हुआ है या उच्च राशि में गया हुआ है, तो वहां हम अलगाव की बात भी तभी करेंगे जब अन्य ग्रहों से, अन्य क्रूर ग्रहों से, अन्य अशुभ ग्रहों से उस बात को सपोर्ट मिलता हो, अन्यथा नहीं। अब यहां एक दूसरे योग को समझते हैं। यदि सप्तमेश 12वें भाव में गया है, व्यय भाव में गया है, हम यहां अब शुक्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी राशि के स्वामी की बात कर रहे हैं, और यहां व्यय भाव में उसकी राशि भी नहीं है दूसरी। तो सप्तमेश यदि व्यय भाव में गया हुआ है और इसका कारक पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु को कारक माना जाएगा। यदि इसका कारक बलहीन हो, यानी बिल्कुल कम अंश पर मृत या अस्त अवस्था में बैठा हुआ हो और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या उनके साथ युति बनाए, पाप ग्रहों के साथ युति बनाए, सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ युति बनाए, तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार जातक का विवाह नहीं होता है। और यदि शनि पंचम भाव में बैठा हो, तब भी ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती हैं कि जातक का विवाह नहीं होता है। हां, शनि पंचम भाव में बैठ के जातक का विवाह विलंब से कराता है, लेकिन यदि बाधक अवस्था आ जाए शनि की, तो उस कुंडली में जातक का विवाह नहीं होता है। यह बात भी हम यहां सप्तम भाव से ही समझते हैं। अब सप्तम भाव से हम कई बार जब विवाह की बात करते हैं तो प्रेम विवाह की बात भी आती है हमारे समक्ष। तो सप्तम का और पंचम का यदि संबंध बनता हो, तो हम जातक का रुझान अपने जीवन साथी की ओर देखते हैं। यह प्रथम बात है कि सप्तम और पंचम का संबंध यदि बनता हो
तो व्यक्ति का संबंध अपने जीवन साथी की ओर उसका रुझान, उसका समर्पण अधिक होता है। और जब हम प्रेम की बात करते हैं और यदि कुंडली में प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं, प्रेम की बातें दिख रही हैं, योग दिख रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, तो हम सप्तम से उसके संबंध को अवश्य देखेंगे। अगर सप्तमेश से उसका संबंध बनता हो, सप्तम से उसका संबंध बनता हो या कारक से उसका संबंध बनता हो, तो हम प्रेम विवाह की बात भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेम को विवाह में परिणित होते हुए देख सकते हैं। अब हमारे समक्ष कई बार प्रश्न आता है कि प्रेम को हमने सालों किया, विवाह कर लिया, अब विवाह में परेशानियां हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, पंचम भाव को जो हमने पढ़ा था उस समय यह चर्चा की थी हमने। बहुत जल्द ही हम आपको इस विषय पर अलग से एक वीडियो देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार और करें। इन सभी बातों को हम आप सभी के सामने खुलकर रखने वाले हैं और आपके समक्ष सारी बातों को विस्तारित रूप से समझाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। अब हम सप्तम भाव से जब भोग विलास की बात करते हैं, यानी कि जातक के व्यभिचार की बात करते हैं, तो वहां हम उसको किस प्रकार समझ सकते हैं, यह भी हम थोड़ा संक्षेप में यहां जानते हैं। अगर मंगल सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है, यानी मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति के अंदर काम भावनाएं अधिक होती हैं। यही हालात उसके शुक्र और गुरु के होने पर भी होती हैं। यानी यदि पुरुष की बात कर रहे हैं और शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कामी होगा। और यदि हम स्त्री जातक की बात कर रहे हैं, गुरु उसके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो स्त्री कामी होगी। यह बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन यहां से हम किसी प्रकार का फलित प्रेडिक्शन सीधे सीधे नहीं कर सकते। यह बात सिर्फ समझने के लिए है। और मैं हमेशा अनुरोध करूंगा कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्री बने हैं, तो अपने जातकों से कभी भी इस प्रकार के फलित के लिए बात ना करें, क्योंकि इससे जातकों में कभी कभी निराशा का माहौल बन जाता है, कभी कभी वे मन से टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें अगर उनसे ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सामान्य बातें आप उनसे कर सकते हैं इस प्रकार की, इसके अतिरिक्त नहीं। अब यहां से हम द्वितीय विवाह की बात करते हैं, बहु विवाह की बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहां जब देखेंगे कि सप्तमेश पीड़ित हो, कारक पीड़ित हो और सप्तम भाव भी पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में यदि सप्तमेश नवांश कुंडली में बुध या शनि की राशि में जाकर स्थित हो जाता है, तो अधिकतर केसेस में व्यक्ति का दूसरा विवाह होता है, लेकिन पहले विवाह से अलग होने के बाद या तो पहली पत्नी या पति की मृत्यु हो या पहले पति या पत्नी से तलाक हो। तो ऐसी स्थिति में द्विविवाह होता है। और यदि यह सारी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यानी पाप ग्रहों से युत भी हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट भी हैं और हमें तलाक के सारे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, लेकिन हम वहां देखते हैं नवांश में, तो वहां हमें इस प्रकार के सिम्टम्स नहीं दिखते द्विविवाह के, तो व्यक्ति तलाक के बाद या अपने पति या पत्नी की मृत्यु के बाद में अकेला ही रहता है, वह दूसरा विवाह नहीं करता है। अब हम कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखते हैं, तो जातक का विवाह नहीं हो रहा है, इसके लिए एक और कारण भी बनता है। यदि चंद्र किसी भी भाव का स्वामी हो लेकिन सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए और कारक बलहीन हो जाए, यानी कि शुक्र या गुरु की हम बात करेंगे, वह बली अवस्था में ना हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वह नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो या मृत हो, अस्त हो, ऐसी परिस्थितियों में वह बलहीन होता है। और जब बलहीन होता है तो उसके जितनी भी शक्तियां होती हैं वह काम नहीं करती हैं। तो सप्तम भाव का कारक शुक्र है और गुरु है, यानी पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए गुरु। वह भी यदि बलहीन अवस्था में हो, यानी चंद्र सप्तम में हो, सप्तमेश 12वें में हो और कारक बलहीन हो, तब भी जातक का विवाह नहीं होता है। यह कुछ विशेष योग होते हैं
हम इन योगों को देखते ही इस बात को समझ सकते हैं कि जातक का विवाह नहीं होगा। और यह कोई फाइनल योग नहीं है कि इसके बाद में और कोई योग ही नहीं होगा। जब आप कुंडली पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको शनै शनै यह सब बातें भी समझ में आने लगेंगी कि और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम इस प्रकार की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब इसी प्रकार एक योग और देखते हैं, जो कि हम सप्तम भाव से व्यभिचार की बात करते हैं, यानी कि एक से अधिक संबंधों की बात करते हैं। बहुभार्या की बात हम कम से कम भारत के परिवेश में नहीं कर पाते हैं और हिंदू परिवेश में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुभार्या का मतलब यहां अधिक संबंधों से भी हो सकता है। तो जब हम अधिक संबंधों की बात करेंगे, सप्तमेश यदि शुक्र या शनि के घर में बैठा हो, यानी शुक्र की राशि में हो या शनि की राशि में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने के साथ साथ यदि वह अपनी उच्च राशि में हो, हम यहां पर या लगा देंगे, या वह अपनी उच्च राशि में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब भी जातक के एक से अधिक संबंध होते हैं। अब यहां पर एक अजीबोगरीब परिस्थिति लोगों के समक्ष आ जाती है कि यह कैसे हो सकता है कि जब जातक के सारे ग्रह शुभ दृष्टि में हैं, शुभ जगह पर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको शुभता ही कहते हैं, क्योंकि हम सप्तम भाव के भोग की बात कर रहे हैं, जातक के भोग की बात कर रहे हैं। वह किस प्रकार भोगेगा वह बात कर रहे हैं। उसका पत्नी से संबंध, पति से संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, इस कारण से उसका घर टूटेगा या नहीं टूटेगा, उसके लिए हम अन्य योगों को देखते हैं। पहले तो हम यही योग देखते हैं। अब हम यहां भावक भावम के नियम को समझेंगे और साथ ही साथ अन्य घरों से इस घर का संबंध किस प्रकार के फल ला सकता है वह समझेंगे। जो हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न और सप्तम का संबंध आप समझ सकते हैं कि सप्तमेश लग्न में जाए तो उसकी दृष्टि अपने घर पर रहेगी। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है, तो उसकी दृष्टि स्वयं के घर पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा ही रहेगा। और यदि लग्नेश सप्तम में आए तब भी यही बात रहेगी, यानी वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा ही रहेगा। तो यहां हम वैवाहिक जीवन सुखी होने की बात कर सकते हैं। हम द्वितीय भाव की बात करें, द्वितीय भाव से यदि सप्तम भाव का संबंध बनता है, तो द्वितीय भाव से सप्तम भाव का यदि संबंध बनता है, तो चूंकि यह भाव इसका षडाष्टक योग में बनता है, तो यहां विवाह में कुछ समस्याएं हो सकती हैं या विवाह विलंब से हो सकता है, क्योंकि यह इसका 8वां भाव है। तो यहां हम विलंब की बात कर सकते हैं। तो यहां जातक का विवाह विलंब से हो सकता है। और यदि हम कुटुंब की बात करें तो विवाह के लिए हम जो योग देखते हैं, हम जो समय देखते हैं, उसमें द्वितीय भाव का पूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार 11वें भाव का भी पूर्ण योगदान होता है, यानी कि जब विवाह की दशाएं चलती हैं तो उसके अंदर सप्तम भाव के अलावा द्वितीय भाव और 11वें भाव को भी शामिल किया जाता है। यहां से हम कुटुंब की बढ़ोतरी देखते हैं। विवाह हुआ, कुटुंब में, रिश्तेदारी में एक व्यक्ति बढ़ गया, तो कुटुंब की बढ़ोतरी हुई, तो कुटुंब को देखेंगे। यहां से हम मित्रता को देखते हैं। विवाह हुआ, एक मित्र बढ़ गया, एक अच्छा मित्र बढ़ गया, परमानेंट मित्र बढ़ गया, तो 11वां भाव भी उसमें जुड़ जाता है। और 11वें भाव से बहुत सी बातें समझ में आती हैं, वह भी हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले पाठों में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आने लगेंगी। अगर हम तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव से सप्तम का संबंध बहुत अच्छा होता है। जातक के जीवन में खुशहाली होती है, जातक के जीवन में कम से कम विवाह से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि यह सप्तम का त्रिकोण है, त्रित्रिकोण है सप्तम का, तो यहां से इसका संबंध अच्छा ही होता है। छोटे भाई बहनों की बात करें तो उनका यह पंचम भाव है, और जब पंचम की बात करते हैं तो उनकी रुचि की बात हो सकती है, उनकी विद्या की बात हो सकती है, उनके ज्ञान की बात हो सकती है। चतुर्थ भाव की बात करें तो यह माता का सुख है, यहां से माता के सुख की बात हो सकती है, माता के भूमि भवन वाहन की बात हो सकती है। और यदि इसका चतुर्थ से संबंध की बात करें तो यहां वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में कलेश देखा जा सकता है। पंचम भाव से इसका संबंध, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, हम प्रेम की बात कर सकते हैं, हम
जीवन साथी के समर्पण की बात कर सकते हैं। तो यहां पंचम से इसका संबंध बहुत अच्छा होता है। और पंचम भाव से हम प्रथम संतान देखते हैं, सप्तम भाव से हम द्वितीय संतान देखते हैं। तो यह संतान का छोटे भाई बहनों का भाव भी है, साथ ही साथ पराक्रम भाव है। तो यहां से हम प्रथम संतान के पराक्रम को देखते हैं, इसको छोटे भाई बहनों को देखते हैं, यानी अपनी ही द्वितीय संतान को, आप जातक की द्वितीय संतान को यहां से देख सकते हैं। तत्पश्चात हम छठे भाव की बात करते हैं, मामा मौसी, छोटे मामा मौसी की बात होती है। तो छोटे मामा मौसी के लिए यह द्वितीय भाव है, उनका धन भाव है। तो उनके धन की स्थिति, उनके धन संचय की स्थिति को यहां से देख सकते हैं। लेकिन सप्तम का छठे से संबंध पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न करता है। यह मतभेद छोटे से लेकर बड़ा तक हो सकता है, लेकिन केवल इनके संबंध से तलाक की स्थिति बनेगी यह नहीं कहा जा सकता। उसके लिए अन्य योगों का यदि सपोर्ट मिल रहा है उस बात को, तभी हम आगे बात करेंगे, अन्यथा मतभेद की बात तो हम कर ही सकते हैं। और यदि हम अष्टम से बात करें तो अष्टम से हम पहले ही बात कर चुके हैं, चूंकि हम यहां से किसी सजीव की बात नहीं करते, लेकिन यहां से हम इसके द्वादश होने की बात करते हैं। तो यह मारक है, तो जातक का मारक भाव इसी कहा जाता है, और यह प्रथम मारक भाव होता है। जब हम नवम की बात करते हैं तो नवम से हमने इसको 11वां माना क्या, वो तो है ही। तो 11वां हमने देखा तो हमने दान की बात की। अब नवम से इसका संबंध की बात करेंगे, लंबी यात्राओं की बात कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख की बात कर सकते हैं, धार्मिकता की बात कर सकते हैं। तो यहां से पिता को भी देखा जाता है, और पिता का यह 11वां भाव है, तो पिता के लाभ की बात कर सकते हैं। छठे से हमने उसके अवनति उन्नति की बात की, सप्तम से हम उसके लाभ की बात करते हैं, उसकी आय की बात करते हैं। तो यह उसके लिए बढ़ोतरी का भाव है। और दशम और सप्तम यदि इनका संबंध आपस में बनता है तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, बहुत अधिक हो या ना हो, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन व्यापार के लिए, कार्य के लिए यह संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। सप्तमेश का दशम में जाना या दशमेश का सप्तम में आना, यह व्यापार के लिए बहुत अच्छी युति बनती है या योग बनता है। अब अगर 11वें भाव की बात करें तो जैसा हमने आपसे कहा कि 11वें भाव को हम विवाह का समय निर्धारित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और 11वें भाव से यदि इसका संबंध बनता है तो यह आप कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी का सूचक है। समस्याएं तो होंगी, समस्याएं तो यदि संबंध सीधा सीधा बनता है तो कुछ समस्याएं तो आपको दिखाई देंगी। वह समस्याएं किस प्रकार की होंगी, यह तात्कालिक रूप से आप कुंडली को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जब हम सप्तम भाव के लिए देखते हैं कि सप्तम भाव हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए यह नवम भाव है, तो उनके धर्म का स्थान है। उनके धर्म की हम यहां से बात कर सकते हैं, उनके पुण्य की बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम 12वें भाव पर। 12वां भाव व्यय भाव है। सप्तम का और 12वें का संबंध ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि यहां पर कुछ परिस्थितियां पॉजिटिव बन जाती हैं तो यह बहुत अधिक बुरा भी नहीं होता, क्योंकि शुक्र यहां का स्वामी है और वह 12वें भाव में चला जाता है। तो 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि का है, और सामान्य तौर पर भी शुक्र को 12वें जाने का दोष नहीं माना जाता। तो शुक्र की जितनी भी कारकत्व है वह शुक्र के कारकत्वों में कहीं कोई कमी नहीं आती है। तो शुक्र का कारकत्व कामनाओं की है, सुख देने की है, तो सुख तो मिलेगा, और 12वां भाव शैया सुख का भी है। तो यहां हम कुछ अन्य बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह योग अच्छे बन रहे हो तो यहां हम रोग की बात नहीं करेंगे। हां, हम अलगाव की बात कर सकते हैं, लेकिन यदि अन्य कुयोग भी उसे सपोर्ट करते हो, अन्यथा केवल इन दोनों के संबंध से हम इस प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि हम शैया सुख की बात करते हैं तो यहां पर हम भोग विलास की बात कर सकते हैं, अति कामुकता की बात कर सकते हैं, कामुकता में डूबने की बात कर सकते हैं, अन्य स्त्री या पुरुषों के साथ संबंधों की बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक हानि नहीं बताएंगे यदि सुयोग बनते हैं। तो
इस प्रकार से भी यदि हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव की बहुत सी बातें हमें समझ में आने लगेंगी। हम 6, 8, 12 को सदैव से गलत मानते हैं। सभी ज्योतिष शास्त्री 6, 8, 12 को सदैव से गलत मानते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हम 6, 8, 12 को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको यह दिखाई देगा कि यह भाव जातक के जीवन में बहुत ही शुभता लेकर आते हैं और वह शुभता आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। तो 6, 8, 12 से संबंध हमें कहीं कहीं गलत लग सकता है क्योंकि यह आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और हम भौतिकता से परे नहीं होना चाहते। ऐसी परिस्थितियों में यह हम इसे सुख मानते हैं। आध्यात्मिकता में जाना, मोक्ष प्राप्त करना, यह सुख है। तो हमको हर चीज को पॉजिटिवली देना है। हमारे प्रेडिक्शन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, हम 6, 8, 12 से कुछ नकारात्मकता की बात करते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता का रूप ही लेती है, इसलिए हम उसे वक्ती तौर पर नकारात्मक मान सकते हैं। तो यदि आपको सप्तम भाव से संबंधित यह ज्ञान अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है या मैं कुछ बताने में भूल गया हूं तो आप निसंकोच इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इन सभी के माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आप कुंडली विश्लेषित करवाना चाहते हैं तब हम शुल्क की बात करेंगे, वह भी निर्धारित है। अन्यथा ज्ञान के लिए आपसे किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं की जाएगी। इसके बाद हम अगला वीडियो जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अगला पाठ जो लेकर आ रहे हैं, वह लेकर आ रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का। हम यहां सिर्फ अभी परिचय दे रहे हैं। यह सिर्फ परिचय की गहराई है। जब हम विस्तारित रूप से इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, कुंडलियों को लगा लगा कर अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, तब आपको इस ज्ञान की गहराई का सही अंदाजा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि का अगला वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्योंकि उससे संबंधित जो 3 नक्षत्र हैं वह हमने पूर्ण कर लिए हैं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और अब वृश्चिक राशि या लग्न का समय आ गया है कि हम उसे समझें, उसके कारकत्वों को समझें और उससे संबंधित ऊर्जाओं को समझें। तो वृश्चिक राशि तक के वीडियो के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्।